एंड वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। सो यार आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग तुम्हारे बिजनेस मैनेजमेंट चैप्टर से निकल कर आता है। हर साल बेसिकली इससे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो कि इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो आप लोगों के लिए लेकर आई है स्पेस जैम एक्सेलरेट। इसका मतलब है फ्री स्कॉलर टेस्ट फॉर IIT जैम एग्जाम्स। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम देने वाले हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट्स होती हैं उसमें उससे रिलेटेड आपके लिए यहाँ पे फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लाई जा रही है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप लोगों को इसे ग्रैब करना चाहिए, जिसमें कि आपको हर एक जो टॉप विनर्स होंगे उस टेस्ट के, अगर आप विनर होते हो तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो आप वहाँ पे 100% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। मेरी बातों को ध्यान सुनना, मैंने वर्ड पे फोकस किया है। 100% स्कॉलरशिप, 10% 20% नहीं, यहाँ पे 100% फ्री स्कॉलरशिप की बात हो रही है। तो बहुत ही बेहतरीन अवसर है आपके लिए, ऑफर है, तो आप इसे देना बिल्कुल मत भूलना। जो भी एस्पिरेंट्स IIT जैम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसे क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, ये टेस्ट वगैरह जो होते हैं ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बूस्ट लेकर आते हैं। अगर आप यहाँ पे हो तो आपको ये नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट कर सकते हैं। सो जल्दी से जाकर फटाफट इसे ज्वाइन कर लेना। अगर टाइमिंग की मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर स्पेस जैम एक्सेलरेट टेस्ट की, जो कि हर एक सब्जेक्ट्स के लिए होने वाले हैं, इसके टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये होने वाला है मार्च 13, 2022 को। पर्टिकुलर डेट की मैं बात कर रहा हूं। अगर पर्टिकुलर टाइम की मैं बात करूं तो ये 11 बजे होने वाला है, यानी संडे को 11 बजे ये टेस्ट कंडक्ट होने जा रही है। तो आप फटाफट से इसे ज्वाइन कर लेना। अगर पर्टिकुलर मैं कोड की बात करूं तो ये कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना, SS2022 SS 2022। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाओ फटाफट से इसे ज्वाइन करो। तब तक हम आगे अपने टॉपिक और इसके बाद वाला जो चैप्टर है जो कि है ऑर्गेनाइजिंग, उससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में होते हैं, किसी भी BCom एंट्रेंस की अगर बात करूँ तो प्लानिंग से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्लान हो गए, ये एक टॉपिक है। साथ ही साथ प्लानिंग प्रोसेस हो गए। ये बेसिकली 2 टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो देखो, प्लानिंग की अगर बात करूँ तो प्लानिंग बेसिकली होता क्या है। तुम्हें अगर कोई भी टारगेट अचीव करना है, फॉर एग्जांपल अगर तुम अभी क्लास 12th में हो और तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें बोर्ड्स में 90% अचीव करने हैं, तो तुम्हें इसके लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। रोड मैप में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि स्ट्रैटेजी तुम्हारी क्या होने वाली है, साथ ही साथ तुम क्या टाइम ड्यूरेशन लगाओगे उसे कवर करने में, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, क्या तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन होगा, रिवीजन सीरीज तुम्हारी क्या होगी, कैसे कैसे तुम मॉक्स लगाओगे। ये सबसे मिलकर रोड मैप तैयार होता है। तुम्हारे इस 90% को अचीव करवाने में ये सारी चीज़ें मदद करेंगी। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं प्लान्स। और इसी काम को जब हम करते हैं, मतलब इसी के प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्लानिंग। तो ये एक डेफिनेशन देख लो, कुंट्ज एंड ओडोनल के द्वारा दिया गया था। प्लानिंग क्या, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है विच इज़ कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब उस प्रोसेस के दौरान द बेसिंग ऑफ अ डिसीजन ऑन पर्पस, फैक्ट्स एंड कंसीडर्ड एस्टिमेट्स। मतलब बेसिकली बात की गई है कि तुम ये जो प्रोसेस होता है जिसके दौरान तुम सारे प्लान्स को अचीव करोगे, जो तुम स्ट्रैटेजीज लगाओगे, उन सब से मिलकर बनता है प्लानिंग। प्रॉपर समझते हैं इसे मीनिंग से। तो देखो, तुमने यहाँ पे एडवांस में तैयार कर लिया कि तुम्हें 90% अचीव करने हैं। इसके लिए तुम्हें दिन में 8 घंटे पढ़ने हैं या फिर 6 घंटे पढ़ने हैं, जिसमें कि तुम टोटल 6 सब्जेक्ट्स लोगे। ऑल्टरनेट डेज पे हर दिन तुम 3 सब्जेक्ट्स कवर करोगे, ठीक है, और संडे को तुम पेपर प्रैक्टिस करोगे। ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी हुई। मतलब 6 सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं 1 मंथ के लिए, तुम्हें 1 से 2 मंथ के लिए, और हर दिन तुम 3 सब्जेक्ट कवर करोगे, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, अप्रॉक्स 6 घंटे का ये हो गया। तो यहाँ पे तुमने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया कि हाँ, अगर मुझे 90% अचीव करना है तो मुझे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। तो प्लानिंग का मतलब ही होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है तुम्हें और कैसे करना है, ये कहलाता है प्लानिंग। अब वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कह लो, मैनेजेरियल कह लो, या फिर प्राइमरी कह लो, तीनों ही सेम यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। प्लानिंग जो होती है वो प्राइमरी फंक्शन होती है। मतलब जो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सब में से सबसे फर्स्ट और कोर कह लो प्लानिंग होती है, जिसके अंदर तुम ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, प्रीमाइसेस डेवलप करते हो। ये सारी चीज़ें हम प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक मीनिंग के लिए तुम याद रख लो कि इसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं,
अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि क्या काम कैसे करना है, किस बेस पे हमें करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी उसके अंदर, कौन कौन सी पॉलिसीज हमें लगानी है, इन सब से मिलकर प्लान्स बनते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके इंपॉर्टेंस दे रखे हैं। इंपॉर्टेंस वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, बस तुम एक बार इसे अपने स्टडी मटेरियल में रीड आउट कर लेना। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो हमें रोड मैप देता है, मतलब हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस रास्ते हमें जाना है, रोड मैप। अब तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता है कि तुम्हें 90% अगर टारगेट अचीव करना है तो तुम्हें उसके लिए दिन के 6 से 8 घंटे पढ़ने हैं, जिसमें तुम 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाओगे और रात में जस्ट एक क्विक रिकैप लोगे सारे सब्जेक्ट्स का। तो तुम्हें यहाँ पे पहले से पता है। अब तुम हर दिन उठ के ये नहीं सोचोगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे प्लान्स ऑलरेडी रेडी हैं। तुम्हें सबसे पहले ही पता चल चुका है कि तुम्हें क्या क्या शेड्यूल्स फॉलो करने हैं। तो जो सबसे इसका बेसिक इंपॉर्टेंस होता है कि ये हमें एक रास्ता दिखाता है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सो दैट हम अपने प्लान्स को बहुत ही ईजिली अचीव कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे निकल कर आता है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी से मेरा मतलब ये है कि जो फ्यूचर में दिक्कतें आ सकती हैं उन्हें आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप रेडी हो सकते हो। अगर कोई भी रिस्क आती है, कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, तो उसे कैसे हैंडल करना, उसे कैसे टैकल करना, ये कौन हमें बताता है? प्लान्स हमें बताते हैं, हमारी प्लानिंग हमें बताती है। तो प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक मैनेजर को मदद करती है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में, कि फ्यूचर में हाँ ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है किसी काम को 2 बार कर देना, और साथ ही साथ वेस्टफुल एक्टिविटीज़। वेस्टफुल का तो मतलब पता ही होगा। तो प्लानिंग हमें मदद करता है कि कैसे हम जो काम ओवरलैप हो रहे हैं, जो एक ही काम 2 बार किए जा रहे हैं, उसे रिड्यूस करें, साथ ही साथ जो यूजलेस एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसे हम कम करें। अल्टीमेटली उन्हें ख़त्म करना ऑप्शन होता है, मेन पर्पस वही होता है कि ख़त्म करना है, लेकिन तुम स्टार्टिंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ख़त्म उसे नहीं कर सकते हो, तुम रिड्यूस कर सकते हो। तो प्लानिंग सर्व एज अ बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़। अब जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, सबको इकट्ठे लाना प्लानिंग का मेन पर्पस होता है। अब तुमने एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट कर लिए तो सबको पता है क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर एक इंडिविजुअल का जो जॉब है, रोल है, वो डिज़ाइंड है, तो यहाँ पे दिक्कतें नहीं आएंगी काम को समझने में। तो ये चीज़ याद रख लेना। इट रिड्यूसेस द यूजलेस एंड वेस्टफुल एक्टिविटी और रेड्यूडेंट एक्टिविटीज़, जो कि कन्फ्यूज़न को अवॉइड करेगी, साथ ही साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली थी वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इंडिविजुअल्स होंगे, व्यक्ति, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके माइंड में क्लैरिटी आएगी उसके काम को लेकर कि हाँ मुझे ये काम ऐसे करना है, इतने ड्यूरेशन में करना है, और ये स्ट्रैटेजी मेरी होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अब तुम्हें पता है इनोवेटिव आइडियाज़ लाने के लिए आपके माइंड पे प्रेशर पड़ना ज़रूरी है। जो प्लान्स होते हैं, जो प्लानिंग जो होती है, कहीं ना कहीं वो तुम्हें सोचने पे मजबूर करती है, तुम्हारे क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने में मदद करती है। तो जाहिर सी बात है इनोवेटिव आइडियाज़ भी निकल कर आएंगे उससे। तो प्लानिंग जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो मैनेजर को मदद करती है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इन्वायरमेंट में आ रही है उसे आप ग्रैब करो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सोचो, और फिर जो आपने क्रिएटिव किया है उसके लिए आप प्लान एक तैयार करो, प्रेमाइसिस के बेसिस पे वेरियस एजम्पशंस लगाकर, तब जाकर आप जो आपके इनोवेटिव आइडियाज़ है वो सक्सेसफुल हो पाएंगी। फिर लास्ट इसमें आता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम कह लो ये वाला है, क्योंकि ये हमें पढ़ना है कंट्रोलिंग में भी ये चीज़, और लगभग 2018 में इसे क्वेश्चन भी था। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, मतलब तुम्हें डिसीजन लेने में मदद करता है। अब डिसीजन लेने में कैसे मदद करेगा? तुम्हारे गोल्स ऑलरेडी सेट हैं, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी सेट हैं, तो तुम्हें बार बार ये नहीं सोचना होगा कि हमारा टारगेट क्या है और उस टारगेट को देखते हुए हमारा डिसीजन क्या होगा, ये तुम्हें नहीं सोचना होगा। तुम्हें पता है कि तुम्हें 90% अचीव करना है, कोई भी डिसीजन तुम क्विकली ले पाओगे। वहाँ पे रेशनल डिसीजन की यहाँ पे बेसिकली बात की गई है। लास्ट आता है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि जो प्लानिंग होती है और कंट्रोलिंग होती है, 2 चीज़ें हैं, दोनों ही मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ये इंटरलिंक्ड हैं, मतलब दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश किया गया है। प्लानिंग जो होती है वो कंट्रोलिंग के लिए बेस की तरह काम करती है। मतलब तुमने स्टार्टिंग में, मान लो तुमने स्टार्टिंग में सेट किया था टारगेट कि मुझे 90% अचीव करना है, तुम्हारा ये टारगेटेड स्टैंडर्ड था, लेकिन जब रिजल्ट आए तुम्हें पता चला कि तुम्हारे 80% ही आए हैं। तो ये जो 10% का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीजंस है,
ये हमें पता लगता है कंट्रोलिंग से। तो अब कंट्रोलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे सेट किए गए स्टैंडर्ड्स भी तो चाहिए, और सेट किए गए स्टैंडर्ड्स हमें पता चलती है प्लानिंग से। तो जो प्लानिंग है वो बेस की तरह काम करेगा कंट्रोलिंग के लिए। जो स्टैंडर्ड्स प्लान ने सेट किए, कंट्रोलिंग उससे कंपेयर करेगा। तो इस इम्पॉर्टेंस में बस यही बताया गया है कि जो हमारी प्लानिंग होती है वो स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करती है कंट्रोलिंग के लिए। मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने में हमें मदद कौन करती है? प्लानिंग। और कंट्रोलिंग के थ्रू हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग के फीचर्स। नेचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो, सारे ही एक चीज़ होती हैं। इसमें देखो बेसिकली तुम्हें याद क्या रखना है, जो भी मेजर हेड्स दिए गए हैं, प्लानिंग अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्लानिंग परवेसिव है, सारे टर्म्स तुमने ऑलरेडी मेरे साथ डिस्कस कर रखे हैं, मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं। जैसे प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, फ्यूचरिस्टिक है, साथ ही साथ इसमें डिसीजन मेकिंग होता है, और ये मेंटल एक्सरसाइज है। तो इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बार तुम रीड आउट करना। वैसे तो मैं बता देता हूँ कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट फंक्शन हो, जैसे कि हमारा प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है। परवेसिव का मतलब होता है जो हर एक जगह पे अवेलेबल हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, या फिर लोअर ही लेवल क्यों ना हो। परवेसिव का मतलब होता है जो हर एक मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे प्रेजेंट। फिर आता है कंटिन्यूस है, मतलब प्लान्स जो होते हैं वो तुम्हें कंटिन्यूस बेसिस पे करने होंगे। ऐसा नहीं कि तुमने प्लान आज बनाया, मान लो अगर तुमने प्लान्स तैयार किए 20th फेब को, ठीक है, 20th फेब को तुमने प्लान्स रेडी किए, अब तुम अगले साल प्लान बनाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस पे तुम्हें प्लान्स में चेंजेस करने होते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए उसमें चेंजेस हमें लाने होते हैं। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, मतलब इसमें हम फ्यूचर के बारे में देखते हैं, डिसीजन मेकिंग इसके अंदर होती है, साथ ही साथ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ हमें निकालने होते हैं, हमें अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होती है। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। अब लिमिटेशन भी एक बार देख लेना कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी प्लान एक बार इम्प्लीमेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं उसे चेंज करने में हमें दिक्कतें आती हैं। मतलब तुमने एक बार बड़ी मेहनत से प्लान्स बनाए, तुमने CA CS सभी को, जितने भी प्रोफेशनल्स थे सबको बिठा के अपना एक प्लान रेडी करवाया अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब तुम उसमें चेंजेस करना चाहोगे तो बहुत दिक्कत आएंगी। दिक्कत कैसे आ सकती है? सबसे पहले तुम्हें फिर से सारे प्रोफेशनल्स को बुलाना होगा। सारे प्रोफेशनल्स को बुलाओगे तो उसके लिए तुम्हें चार्जेस भी पे करनी होंगी उनके, तो यहाँ पे कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगा, साथ ही साथ तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो रिजिडिटी इसी के लिए यहाँ पे बोली गई है, मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट जो होती है वो हमारी डायनेमिक होती है, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, कीप्स ऑन चेंजिंग तुम बोल सकते हो। तो अब मान लो डेली बेसिस नहीं बोलूँगा, मंथली बेसिस पे तुम्हारे इन्वायरमेंट में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर के प्रेफरेंस बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए छोटी छोटी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो डायनामिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये एक लिमिटेशन की तरह काम करता है। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी कैसे है? अब तुम ये सोच कर देखो, प्लान्स जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं टॉप लेवल के द्वारा। ऐसा नहीं कि जो लोअर लेवल एम्प्लॉय बैठे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो तुम्हारे प्लान्स रेडी करेंगे। जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, जैसे बोर्ड्स हो गए, CEO हो गए, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही तुम्हारे प्लान्स तैयार करेंगे, और जो एग्जीक्यूशन का काम होता है वो मिडिल लेवल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, उनकी जो फ्रेश माइंड है, वो अगर कोई इनिशिएटिव लाना चाहते हैं तो जो टॉप लेवल पे बैठा होगा कहीं ना कहीं उन्हें रोकेगा। तो यहाँ पे उसकी क्रिएटिविटी को मारी जा रही है, मतलब खत्म की जा रही है। किल्स क्रिएटिविटी तुम बोल सकते हो, किल्स क्रिएटिविटी। जैसे कि तो यहाँ पे बोला गया है, टॉप मैनेजमेंट डज प्लानिंग एंड मिडिल मैनेजमेंट डज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, बट दे आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान एंड दस क्रिएटिविटी दीज मैनेजर्स गेट्स रिड्यूस। यहाँ पे बेसिकली बात की गई है मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, अगर वो कोई प्लान लेके जाते हैं, कोई इनिशिएटिव लेके जाते हैं, तो जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं कहीं ना कहीं वो उन्हें रोकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आप उसके क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहे हो, तो ये एक लिमिटेशन में आ जाता है। ह्यूज कॉस्ट होता है। कैसे ह्यूज कॉस्ट है? यहाँ पे तुम्हें मान लो फिर से CA CS को बुलाने, प्रोफेशनल्स लाने हैं, तो उनके जो चार्जेस होंगे वो तुम्हें बेयर करने होंगे। प्लान एक दिन में रेडी नहीं होता है, महीनों लग जाते हैं, ठीक है। तो उनके जो एक्सपेंस होंगे, उनके जो चार्जेस होंगे, उनकी सर्विस चार्जेस जो होती हैं वो बेयर करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया इसे ह्यूज कॉस्ट से। टाइम कंज्यूमिंग कैसे है? अब सारे प्रोफेशनल्स आएंगे, बैठेंगे इकट्ठे, 1 महीने 2 महीने पूरे प्लान्स को बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है।
और यहाँ पे गारंटी नहीं होती कि ये प्लान जो है ये सक्सेसफुल होगा ही। मतलब फिर यहाँ पे तुम रिस्क लेके चलते हो कि हाँ अगर हो गया सक्सेस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो गारंटी नहीं देती है। तो ये सारे क्या है, लिमिटेशंस है। अब देखो ये सब कुछ तुमने क्लास 12th में पढ़ रखा होगा, लेकिन मैंने तुम्हें फिर से पढ़ा दिया, तो जस्ट एक बार अपने स्टडी मटेरियल में से देख लेना। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे निकल कर आता है प्लानिंग प्रोसेस, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। प्लानिंग प्रोसेस, इसमें क्या है, सबसे पहले तुम्हें ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को। मान लो ये तुम हो, ठीक है, तुम ओनर हो। अब तुम्हें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हाँ मुझे इस साल अपनी कंपनी के सेल्स को बढ़ाना है टू दी 90%। अब ये तुमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्टिव्स तुम अपने सारे एम्प्लॉयज तक पहुंचाओगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव ही तुम्हें पता नहीं होगी तो तुम काम किस बेसिस पे करोगे। तुम्हारे एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में आके करना क्या है, तो दिन में आके वो टाइम पास करेंगे और क्या करेंगे। स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करो। अब देखो ऑब्जेक्टिव भी ऐसे सेट करनी है तुम्हें जो कि अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी सेट कर दिए हवा में तुमने ऑब्जेक्टिव्स, अब बोल दो एम्प्लॉयज़ को कि यार लो अब तुम इसे अचीव करो, तो वो नहीं कर पाएंगे। तुम्हें उन्हें बहुत ही क्लियरली हर एक चीज़ समझाना होगा और बताना होगा कि क्या काम कैसे करना है, तब जाकर तुम्हारे एम्प्लॉयज़ उसे कर पाएंगे। तो इसीलिए नाम दिया गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। नेक्स्ट निकल कर आता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस होते क्या है, एजम्पशंस, बेस, एजम्पशंस कह लो, बेस कह लो, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो प्लान, तुम्हें पता है प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है, और हमें ये भी पता है कि हमारे जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीज़ किसी को भी नहीं पता है। तो जो हमारे मैनेजर होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गए या फिर टॉप लेवल वाले होते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं। मैनेजमेंट जो है हमारी, अब ये जो प्रिडिक्ट कर रहे हो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये क्या है, तुम्हारी एजम्पशन। फ्यूचर को लेकर तुम एज्यूम कर रहे हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इन्हीं एजम्पशन को हम नाम देते हैं प्रेमाइसेस। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ पता है कि हमारी जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, क्या होगा फ्यूचर में ये चीज़ किसी को भी नहीं पता है। फ्यूचर डार्क है या ब्राइट है ये किसी को नहीं पता है। तो हमारे जो मैनेजर होते हैं, हमारे जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट बैठी हुई होती है, वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करती है कि हाँ फ्यूचर में ये हो सकता है। अब ये जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, एजम्पशन लगा रहे हो, एजम्पशन में ये भी आ सकता है कि मान लो कोई नई कंपटीटर मार्केट में नई कंपटीटर आने वाली हो, तो ये भी तुम्हारा एजम्पशन होगा। तो इसको लेकर जो आप प्लान्स रेडी कर रहे हो उसी को नाम दिया जाता है प्रेमाइसेस। जैसे कि इस स्टेटमेंट को पढ़ो, दिस एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। जो एजम्पशन तुम फ्यूचर के लिए बना रहे हो, फ्यूचर को देखते हुए बना रहे हो, उसे नाम दिया जाता है प्रेमाइसेस। और प्रेमाइसेस वो बेस है जिस पे प्लान्स रेडी होते हैं, तो ये चीज़ याद रख लेना। तो फर्स्ट हो गया, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। सेकेंड आया कि हमने प्रेमाइसेस डेवलप किया। क्लियर है। जितने भी मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग में वो फेमिलियर होने चाहिए विद द सेम एजम्पशंस एंड दे ऑल मस्ट एग्री टू इट। तुमने जो भी एजम्पशंस बनाए और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, तुम सारे एजम्पशन को उन सारे एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाओगे। अब वो फेमिलियर हो गए, अब अपने काम को बहुत ही स्मूथली कैरी आउट कर सकते हैं। फिर आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब ऑल्टरनेटिव्स की यहाँ पे बात की जा रही है। एक काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, सारे काम को, सारे तरीके को तुम आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई करो। मतलब हमने अभी ऊपर जो दो डिस्कस किए, जिसमें सबसे फर्स्ट था ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया हमने, उसके बाद हमने प्रेमाइसेस डेवलप कर लिया। अब बारी आती है जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, इसी काम को करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, वंस ऑब्जेक्टिव सेट, एजम्पशंस बन गए, तब अब बारी आती है ऑल्टरनेटिव्स की। मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उस काम को करने के लिए, सारे को मैनेजर आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, जैसे ही अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई हो गए, बारी आती है इवैल्यूएटिंग की। इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं सबको चेक करो, क्या वो हमारे काम को देखते हुए सही है या नहीं है, क्या क्या उसमें प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, मतलब क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उन सबको आप आइडेंटिफाई करो। साथ ही साथ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी आप ध्यान दो। इवैल्यूएशन के अंदर ये चीज़ आती है, मतलब तुम सिंपली लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो चेकिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स।
फिर फाइनली जब तुमने इवैल्यूएट कर लिया, तुमने चेक कर लिया सारे ऑल्टरनेटिव्स को, अब बारी आती है सिलेक्शन की। उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में जो सबसे बेस्ट होंगे, मतलब हर एक सिचुएशन को देखते हुए जो कहीं ना कहीं चीपर वे में अवेलेबल हो गए हमें और बेस्ट क्वालिटी भी हमें दे रही हो, उस ऑल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग्स द वेरियस वन, द बेस्ट प्लान फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। तुमने वेरियस ऑल्टरनेटिव को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, अब इवैल्यूएट भी कर लिए, अब फाइनली तुम सेलेक्शन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हमने जो भी प्लान्स तैयार किए, अब हमें उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब उस प्लान को हमें अब प्रैक्टिकल लाइफ में एक्शन में लाना है। इतने दिन हमने क्या किया, थ्योरेटिकली हमने प्लान्स रेडी किए, हमने एक्सप्लेन किया, अब हमें उसे एक्शन में लाना है कि हाँ अब काम शुरुआत होगी हमारे काम की। फिर आखिरी आता है यहाँ पे फॉलो अप एक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी तुमने प्लान्स इम्प्लीमेंट किए तुम उसे मॉनिटर करोगे, सुपरवाइज करोगे, बहुत ही क्लोजली सुपरवाइज तुम्हें करना होगा क्या क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं उस प्लान का, सो दैट तुम फ्यूचर में उसमें चेंजेस कर सको। तो इन्वॉल्विंग मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेड प्लान्स एंड इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। अब तुमने जो भी शेड्यूल बनाए, तुम्हें ये इंश्योर करना होगा कि तुम्हारी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो तुम्हारे इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यहाँ पे रिक्वायर होती है इस स्टेज पे आके। तो ये 7 प्रोसेस हैं जो कि तुम्हें याद रखने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे फर्स्ट है यहाँ पे सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा है डेवलपिंग प्रेमाइसेस, तीसरा है आइडेंटिफाइंग इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। मैंने तीनों को सम अप कर दिया है, लेकिन आइडेंटिफाइंग अलग है, इवैल्यूएटिंग अलग है, फिर उसके बाद हमारा आता है सिलेक्शन, उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ठीक है, और फाइनली आता है फॉलो अप एक्शन। तो ये रहे हमारे प्लानिंग प्रोसेस। आई होप तुम्हें सारे क्लियर हो गए होंगे। अब देखो बारी आती है टाइप्स ऑफ प्लान की। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्लान्स को क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में, सिंगल यूज प्लान और दूसरा है हमारा स्टैंडिंग प्लान्स, ठीक है। सिंगल नाम से समझो जिसे हम स्पेसिफिक प्लान्स के लिए हमने बनाया हो। सिंगल यूज प्लान आर स्पेसिफिक प्लान्स विच आर मीन्ड टू सॉल्व अ नॉन रेकरिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, तुम भी लिख लो, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग प्लान्स मतलब जो रेगुलर बेसिस पे अगर ना होते हो, रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो, उसके लिए जो प्लान्स तैयार किए जाते हैं वो आते हैं किसके अंदर, सिंगल यूज ऑफ प्लान्स के अंदर आते हैं। तो देख लो, सच प्लान इज डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ यूनिक सिचुएशन। मतलब जो कहीं ना कहीं यूनिक हो अपने नेचर में, रेगुलर बेसिस पे अगर ना हो रहे हो, वो आते हैं सिंगल यूज प्लान के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो, एन आउटलाइन फॉर एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। अब डेली बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, तो ये सिंगल यूज प्लान के अंदर आ जाती है। वहीं बात करें स्टैंडिंग प्लान्स की, तो जस्ट अपोजिट है सिंगल यूज का। ये रेकरिंग नेचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें मदद करती है। रेकरिंग नेचर मतलब जो रेगुलर बेसिस पे अगर हो रहे हैं, रेगुलर भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड फॉर दोज एक्टिविटी विच अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज डिजाइंड वंस, एक बार हमने डिजाइन कर लिया इसे, एंड रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाइल अंडरगोइंग रिवीजन एंड अपडेट्स। लेकिन हाँ देखो, हमने यहाँ पे रेडी कर लिया, स्टार्टिंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में हमने इसे तैयार कर लिया। अब टाइम टू टाइम हमें इसमें चेंजेस लाने हैं, अपग्रेडेशंस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं। एक बार डेवलप होती है लेकिन मॉडिफिकेशन इसमें टाइम टू टाइम होते रहता है। जैसे कि तुम्हारे पॉलिसीज़ हो गए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज टाइम टू टाइम फ्यूचर को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस लाती हैं, अपने प्रोसीजर्स में चेंजेस लाती हैं, मेथड्स में चेंजेस लाती हैं। तो ये 2 चीज़ तुम क्लियर रखना कि व्हाट इज सिंगल यूज प्लान एंड व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान्स। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा सबसे फर्स्ट प्लान है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स हमारे एंड रिजल्ट होते हैं। मतलब हमारा होल सोल पर्पस ही होता है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, एंड रिजल्ट जहाँ पे हर एक एंटरप्राइज पहुँचना चाहती है, जो उसका गोल हो। अब ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में भी डिफरेंस है, मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस याद रख लो डिफरेंस है। हम मानकर चल रहे हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है 90% अचीव करना उसके सेल्स वॉल्यूम को, वो उसका एंड रिजल्ट है, वो वहाँ तक पहुँचना चाहती है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स व्हिच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन। अब वो कैसे अचीव करेगी? अपने काम को परफॉर्म करके।
They may be designed as the desired future positions that the management would like to reach. The first and foremost step of the planning process is setting organizational objective. हमने अभी प्लानिंग प्रोसेस में भी देखा, सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करो, तभी आप किसी और प्रोसेस पे मूव करोगे. Objectives needs to be expressed in the specific terms. They should be measurable in quantitative terms. ये चीज़ याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को हम एक्सप्रेस करते हैं कौन से टर्म्स में, क्वांटिटेटिव, नॉट इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव. जैसे कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हो कि कम से कम 20% का रिटर्न तो मिलेगा ही. साथ ही साथ सेल्स टारगेट हमें बढ़ाने हैं बाय 10%. तो यहाँ पे बात की जा रही है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की, अल्टीमेट गोल की. और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपको क्लियर रखना है और अचीवेबल रखना है. ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन क्रिएट करे, और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपको नहीं डालने हैं जो कि आप अचीव ही ना कर पाओ. फिर नेक्स्ट टाइप यहाँ पे निकल कर आ रहा है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी अगर बेसिक लैंग्वेज में, अगर हिंदी लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब होता है रणनीति, जो कि हम अपने कंपिटिटर्स को बीट करने के लिए तैयार करते हो. अब स्ट्रैटेजीज़ के भी क्लासिफिकेशंस होते हैं वेरियस. आप जब फ्यूचर में सीनियर क्लासेस में जाओगे तब वहाँ पे हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस याद रखो स्ट्रैटेजी कंपिटिटर्स को बीट करने के लिए तैयार की जाने वाली एक्टिविटी है. तो स्ट्रैटेजी रिफर्स टू द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने में ये मदद करती है. Strategies are those plan which an organizations prepare to face various situations, threats and opportunities. अब कंपिटिटर्स को भी हमें बीट करना है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं उन्हें भी ग्रैब करना है, उन सब के लिए स्ट्रैटेजीज रेडी की जाती हैं. देखो यहाँ पे बताया गया कि व्हाट इज़ एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज़ इंटरनल स्ट्रैटेजी. तो एक बार इसे जस्ट चेकआउट कर लेना, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट आता है पॉलिसी. पॉलिसीज़ क्या होते हैं? पॉलिसीज़ वो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? जनरल स्टेटमेंट, जो कि हमें बताती हैं कि कौन से काम को हमें कैसे करना है, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे जाना है, किसी भी डायरेक्शन में हमें कैसे जाना है वो हमें बताती हैं पॉलिसीज़. तो दीज आर द जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड द थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स द पर्टिकुलर डायरेक्शन. जो भी एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको गाइड करना, उनको चैनलाइज करना टुवर्ड्स देयर गोल. तो पॉलिसी बेसिक तुम ये याद रख सकते हो, वो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में. देयर आर पॉलिसीज़ फॉर ऑल द लेवल. हर एक लेवल के लिए अलग पॉलिसी तैयार होगी, हर एक डिपार्टमेंट के लिए. अब पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं हमें पैरामीटर्स भी बताती हैं जिसमें एक मैनेजर फंक्शन कर सकता है, मतलब दायरे को भी डिफाइन करती है. क्या क्या उसके कंडीशंस होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो सारी चीज़ें कहाँ मेंशन होती है? पॉलिसी में मेंशन होती है. जैसे कि किसी भी शॉप का कंडीशन क्या होता है, आप जो भी गुड्स बेचोगे वो कैश बेसिस पे बेचोगे, क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं होगा. ये हमारी पॉलिसी में लिखा हुआ है. आपने सुना होगा नॉन रिफंड. हमारी बहुत सारी कंपनी की जब आप बात करते होगे सर्विस सेंटर पे, तो हमारी पॉलिसी में ये चीज़ नहीं है. हमारी नॉन रिफंड पॉलिसी है, नॉन रिफंडेबल पॉलिसी है. तो जस्ट उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है. नेक्स्ट आता है प्रोसीजर. प्रोसीजर की बात करूँ तो प्रोसीजर्स आर द रूटीन स्टेप्स. क्या होते हैं ये? हमारे रूटीन स्टेप्स. किसी भी काम को करने के एक एग्जैक्ट मैनर में हमें किसी काम को करना है तो वो चीज़ हमें पता चलता है किससे? प्रोसीजर से. तो प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप जो कि कहीं ना कहीं डिटेल करते हैं एक एग्जैक्ट मैनर में कि कैसे हमें अपने काम को परफॉर्म करना है. ठीक है. दे इंडिकेट विच वर्क इज टू बी डन इन विच सीक्वेंस. ये हमें बताएंगे कौन से काम को हमें किस सीक्वेंस में करना है, क्या प्रोसीजर होने वाली है, उसकी बात की जाती है. जैसे कि किसी भी कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कौन से एम्प्लॉयज़ को लेना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मैटर करता है, ये सारी बातें कहाँ पे होती हैं? प्रोसीजर में होती हैं. नेक्स्ट आता है रूल. रूल क्या है? वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो कि हमें बताती है क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है. मतलब कहीं ना कहीं तुम सिंपली ये बोल सकते हो, तुम ऑर्गेनाइजेशन में देखते होगे लिखा रहता है नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, फोन्स आर नॉट अलाउड. तो ये बेसिक जनरल रूल्स के अंदर आते हैं. अब ये टॉप लेवल वाला बंदा भी फॉलो करेगा, मिडिल वाला भी और लोअर लेवल वाला. ऐसा नहीं होगा कि टॉप लेवल के लिए अलग से रूल्स तैयार होंगे. ये रिजिड होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं होती है. तो ये चीज़ तुम याद रख लेना. फिर आता है मेथड्स. मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स वो प्रिस्क्राइब्ड वे हैं. ठीक है. मेथड वो एक, तुम सिंपली बोल सकते हो
वे है जो कि हमें बताएगा कि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के क्या क्या रास्ते हमारे हो सकते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हें ट्रेनिंग मेथड्स तुमने पढ़ना है, अभी स्टाफिंग चैप्टर में तुम पढ़ोगे वेरियस ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, तो कौन से मेथड्स हमें अभी ट्रेनिंग के दौरान लगाने हैं, अपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग या फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये सारे मेथड्स हम फ्यूचर में पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में। फिलहाल के लिए जान लो 2 तरीके के मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो हमें मेथड्स क्या बताता है, वो प्रिस्क्राइब्ड वे जिसके थ्रू हमें अपने काम को परफॉर्म करना है। क्लियर। फिर आ रहा है प्रोग्राम एंड बजट। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम में कंसिस्ट डिटेल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स जो कि हमें मदद करती हैं किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है। फिर आ गया बजट। बजट एक स्टेटमेंट है विच इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर अ डेफिनेट, मतलब सेल्स बजट क्या होगा, प्रोडक्शन बजट क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी बात की जा रही है। मॉनेटरी टर्म्स में यहाँ पे बात होंगी, याद रख लेना। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ प्लान्स यहीं खत्म हुए। अब एक टॉपिक है अप्रोचेस टू प्लानिंग। बेसिकली इसमें तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है, बस तुम सेंटेंस रखो। अब देखो यहाँ पे बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया है, तुम्हारी मर्जी, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें ये बताता हूँ। रिएक्टिव का मतलब होता है पास्ट ओरिएंटेड, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इनएक्टिव का मतलब होता है प्रेजेंट ओरिएंटेड। प्री एक्टिव का मतलब होता है प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड प्रोएक्टिव का मतलब होता है क्रिएट द फ्यूचर। ये 4 चीज़ हैं जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बस तुम्हें इतना याद रखना है, रिएक्टिव इज पास्ट ओरिएंटेड, इनएक्टिव इज प्रेजेंट ओरिएंटेड, प्री एक्टिव इज प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर एंड फाइनली प्रोएक्टिव इज क्रिएट द फ्यूचर। तुम फ्यूचर को बनाओगे। प्रीएक्टिव में क्या होता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करो। इनएक्टिव में क्या होता है, प्रेजेंट देखते हुए प्रेजेंट ओरिएंटेड तुम रहो, फिलहाल जो चल रही है उसकी बात की जा रही है। और रिएक्टिव में पास्ट की बातें की जाती हैं। तो ये रहे अप्रोचेज ऑफ अ प्लानिंग। बेसिकली पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे वेरियस एग्जाम्स में, लेकिन अब डे बाय डे इससे क्वेश्चंस आने कम हो गए अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग चैप्टर खत्म हो गया, पूरे 30 मिनट में मैंने चैप्टर को निपटा दिया। तो अगर तुम्हें इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो तुम इस दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ ही साथ तुम्हारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनी है उसमें भी तुम अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। सो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हमारे बीकॉम एंट्रेंस के कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स तुम्हें हमारे कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं, तो फटाफट से ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर कोई भी डाउट है तो इस दिए गए नंबर पे तुम कॉल करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ ये रही मेरी इंस्टा आईडी, चाहो तो तुम इसे फॉलो भी कर सकते हो। और ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर वेरियस अपडेट्स और वेरियस फाइल्स, पीडीएफ्स, पीपीटी के लिए तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एंड करते हैं आज के इस क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।